हेलो दोस्तों, मैं नीतू का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। तो जैसा कि हम लोग डेली सीरीज कर रहे हैं, तो ये यूजीसी नेट के जो भाषा साहित्य यूनिट 1 है, उसी से ये संबंधित हैं जितने भी प्रश्न हैं। और अभी तक मैंने 100 प्रश्न ऑलरेडी करा चुका है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें पिछली वीडियो को, क्योंकि वहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और वो प्रीवियस ईयर भी जितने भी प्रश्न शामिल हैं जो कि बीपीएससी टीआरई में पूछे गए हैं और यूजीसी नेट से संबंधित जितने भी भाषा साहित्य से प्रश्न पूछे गए हैं, वो भी वहाँ से भी मैंने प्रश्न को रखा हुआ है। तो इसमें जो है आपका प्रीवियस ईयर प्रश्न भी शामिल है और एमसीक्यू बेस्ड भी है। तो आप ज़रूर से देखें पिछली वीडियो को। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले बेल आइकन को प्रेस कर और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच पाए समय निर्धारित। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और आप जो भी बीपीएससी टीआरई 4 का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको घबराना नहीं है, बीपीएससी 4 आने ही वाला है। जैसे ही बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट आउट होगा वैसे ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी उसकी, क्योंकि सारा चीज़ आ चुका है। तो चलिए आप अच्छे से तैयारी कीजिए और लग जाइए इसमें, अगर आपको सफलता हासिल करनी है तो। चलिए तो मेरे साथ बने रहें। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। आज का पहला प्रश्न है कि बेसवारी बोली का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो बेसवारी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो इसे अवधि कहा जाता है और अवधि को ही बेसवारी कहा जाता है। तो ये किसी तरह से भी आपको उलट पलट करके प्रश्न को शामिल किया जा सकता है आपके एग्जाम में, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का एग्जाम हो और फिर या फिर बीपीएससी का या टीजीटी पीजीटी किसी स्टेट का अगर आप दे रहे हैं। अगर आप हिंदी से संबंधित हैं तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देख सकते हैं अपने एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। एकदम से बेसिक प्रश्न है ये, और यहीं से प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना बनती है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो ये जो प्रश्न है एकदम बेसिक हैं, आप देख सकते हैं। तो पहाड़ी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, तो जो तैयारी कर रहे होंगे उन्हें पता होगा। तो मागधी, अर्धमागधी, ब्राचर या फिर खस। तो आप अभी तक आंसर को सोच लिए होंगे। तो आपका जो राइट आंसर होगा ये खस होगा, क्योंकि खस से ही पहाड़ी भाषा का विकास हुआ है। अगला प्रश्न है कि इनमें से देवनागरी लिपि का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है। ये कहाँ मिलता है की बात यहाँ पर बोल रहा है। तो अशोक के शिलालेख, सिंधु घाटी, जयभट्ट का शिलालेख या फिर सारनाथ। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि जयभट्ट के शिलालेख में ही देवनागरी लिपि का जो है सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ण रत्नाकर कितनी बार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये गद्य कृति है और पूछी जाती है, इनमें से किसकी कृति है। तो किसकी है, तो ये ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है, ध्यान रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से दामोदर शर्मा की कृति कौन सी है। तो दामोदर शर्मा की जो कृति है वह है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है ये, और ये 12वीं शती के हैं। साथ में ये भी ध्यान रखना है आपको 12वीं शती के, क्योंकि डेट इसको जो है ना मिलान से संबंधित भी प्रश्न बन जाते हैं। जैसे वर्ण रत्नाकर हुआ, वे उक्ति व्यक्ति प्रकरण हुआ, शब्दानुशासन हुआ, संदेश शासक हुआ। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो सिंबॉलिक में भी, यानी कि एक तरह से सिंबल के रूप में भी पूछे जाते हैं, और दूसरी तरह से आपका जो मिलान संबंधित प्रश्न है वहाँ से भी पूछे जाते हैं। कर्म अनुसार लगाने के लिए भी आता है। तो इस तरह से बहुत सारे इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं आपके। चलिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। और ये बीपीएससी टीआरई में पूछा गया प्रश्न है, आप प्रीवियस ईयर प्रश्न देख सकते हैं। तो ये स्वयंभू को माना जाता है, जो कि 8वीं शती से संबंधित हैं। विद्यापति आपके जो हैं ये आदिकाल से संबंधित हैं। हेमचंद्र जो हैं प्राकृत, जो इंदु जो हैं
ये आपके भी आदिकाल से ही संबंधित हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से गलत जोड़े को अलग करना है। तो गलत जोड़ा देख लेते हैं। और देखिए ये प्रश्न जो है मैंने पिछले बार भी पूछा है, तो दिया है उन्होंने, कोई है महानुभाव जो आंसर उन्होंने बताया है कि विद्यापति का ही कीर्तिलता और कीर्ति पताका जो है और वो अवहट भाषा में लिखी हुई है। हेमचंद्र का शब्दानुशासन ये भी ठीक है, और राम सिंह का पाहुड़ हुआ ये भी ठीक है, लेकिन दामोदर शर्मा का वर्ण रत्नाकर ये गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि दामोदर शर्मा का है उक्ति, व्यक्ति, प्रकरण, और वर्ण रत्नाकर जो है ज्योतिश्वर ठाकुर जी का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग किस साहित्य में हुआ है? तो अपभ्रंश भाषा का यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि जैन साहित्य से संबंधित है, और इसी में आपके जयंतु भी आ जाएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। और बौद्ध साहित्य जो कि सिद्ध साहित्य से संबंधित है, नाथ साहित्य, रासो काव्य सभी संबंधित हैं, जो कि आदिकाल से संबंधित है सारे, तो ध्यान रखना है, सभी को महत्वपूर्ण है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि अपभ्रंश के नागर, उपनागर एवं ब्राचर भेद किसने किए हैं? तो ये मार्कंड से संबंधित हैं, और मार्कंडेय ने ही अपभ्रंश को नागर, उपनागर और ब्राचर भेदों में इसे डिवाइड किया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी रचना अपभ्रंश का व्याकरण है? तो यहाँ पर अपभ्रंश का व्याकरण पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका शब्दानुशासन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अमीर खुसरो का जन्म इनमें से किस जिले में है? और ये भी प्रश्न कई बार पूछी गई है, तो ये एटा में हुआ था, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि फर्रुखाबाद में बोली जाने वाली बोली का नाम इनमें से क्या है? तो यहाँ पे कन्नौजी बोली जाती है, ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु का संबंध इनमें से किस संप्रदाय से था? तो ये गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित रहते हैं, ठीक है, गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि लहंदा भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो लहंदा जो था ये पेशाची से संबंधित है, खस से पहाड़ी है, और शोरसेनी से पश्चिमी हिंदी का उद्भव हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोल रहा है कि कौन सा कथन जो है इसमें असत्य है? तो मराठी भाषा का विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, बिल्कुल सही है। बंगला भाषा अर्धभाषी अपभ्रंश से विकसित हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पहाड़ी भाषाओं का विकास खस से अपभ्रंश से है, तो यह भी प्रश्न में देखें। और सिंधी भाषा जो है ब्राचर अपभ्रंश से संबंधित है, तो ये भी सही है, तो ये तीनों सही है, लेकिन बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि वो असत्य पूछा जा रहा है, तो यही आपका असत्य है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से वियोगात्मक भाषा कौन सी है? तो संस्कृत तो आपकी संयोगात्मक भाषा है, और पाली भी संयोगात्मक है, प्राकृत भी संयोगात्मक है, लेकिन अपभ्रंश जो है आपका वियोगात्मक भाषा के रूप में जानी जाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी, ये प्रश्न आया हुआ है। अपभ्रंश जब साहित्यिक भाषा थी उस समय बोलचाल की भाषा कौन सी थी? तो ये देश भाषा थी। क्या थी? देश भाषा। और यहीं इसको पलटकर अगर पूछा जाए कि अपभ्रंश को देश भाषा किसने कहा है, तो वहाँ पे आपके जो हैं भरत मुनि हो जाएंगे, ठीक है, भरत मुनि हो जाएंगे, ध्यान रखना है। और यही भरत मुनि है जिन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखना है दोनों को, फैक्ट को। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी कृति राम भक्ति शाखा से संबंधित नहीं है? और ये भी प्रीवियस ईयर प्रश्न ही है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार यूजीसी नेट के एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो भरत मिलाप तो है, हनुमान नाटक भी है। हनुमान नाटक किसके हैं? भरत मिलाप किसके हैं? और रामाष्टयाम किसके हैं? ये तीनों जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, और तीनों के आप आंसर जरूर से कमेंट में दें, ठीक है। और जिसका भी राइट होगा मैं थंब कर दूंगी। और चित्रावली जो है ये संबंधित नहीं है राम भक्ति शाखा से, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से
ये तो हो गया। चलिए अगला है कि भला हुआ जो मारिया वहनी म्यारा कंतु, यह पंक्ति किस कवि की है? और ये जो पंक्ति है ये बीपीएससी तैयारी में पूछी जा चुकी है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये मुंज कवि का है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सही जोड़े को छांटना है यहाँ पर। तो पुष्प दंत का भविष्यत कहा, ये नहीं होगा क्योंकि भविष्य में क्या इकट्ठा करना है, तो धन की चिंता बनी रहती है। तो भविष्यत कहा जो है धनपाल का हो जाएगा। शब्दानुशासन, शब्द का अनुशासन कहाँ पता चलता है? तो हिमालय के पर्वत पर, या कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। तो हेमचंद्र, ठीक है। तो राम सिंह का पाहुल दोहा, ये भी नहीं, गलत हो गया। स्वयंभू परमचर्यो, ये बिल्कुल राइट है आपका। और देवसेन का महापुराण नहीं होगा क्योंकि महापुराण जो क्या है, किसके हैं? तो महापुराण जो हो जाएंगे ये पुष्पदंत के हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं और मैं चारों ऑप्शन को लेकर चल रही हूँ जो कि बताने योग्य हो, जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं डिस्कशन कर दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। चलिए अगला प्रश्न है कि सत्यवती कथा का रचनाकार इनमें से कौन से हैं? तो सत्यवती, तो ये ईश्वर दास की रचना है सत्यवती कथा। तो ईश्वर एक है, तो सत्यवती कथा ईश्वर दास। और मंजन का मधुमालती, तो उस्मान का चित्रावली आदि रचनाएं जो कि महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 1540 ईस्वी में अवधी भाषा के किस महाकाव्य की रचना हुई है जो विश्व प्रसिद्ध है? और वो महाकाव्य कौन सा है? तो ये पद्मावत है जायसी का, 1540 ईस्वी में रचित। और रामचरितमानस अवधी भाषा का महाकाव्य है जो कि तुलसीदास जी का है। कृष्णायन किसका है? मृगावती किसकी है? तो ये भी आप कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा क्योंकि अगर मैं बता दूं तो फिर आपका दिमाग नहीं दौड़ेगा। तो इसीलिए मैं कुछ रचनाएं जो महत्वपूर्ण हैं आपके लिए भी छोड़ देना चाह रही हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके अच्छे से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इन पुस्तकों के रचनाकार को सुमेलित करना है आपको। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो पद्मावत, तो पद्मावत तो 1540, जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मधुमालती जो ठीक 5 साल के बाद लिखी गई थी मंचन द्वारा। उसके बाद मृगावती कुतुबन की है जो कि 1503 ईस्वी की है। और चंदायन जो कि मुल्ला दाऊद की है, 1379 ईस्वी की है। तो इस तरह जो आपका सही बैठता है तो ए का बी हो गया। तो यहीं से देखिए आपका आंसर यहाँ पर मिल जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है? तो ब्रजभाषा में नहीं लिखी गई है कौन सी ऐसी कृति है? तो प्रेम वाटिका ये तो लिखी गई है। भंवर गीत ये भी लिखी गई है। शूर शारावली ये भी लिखी गई है। लेकिन मृगावती जो है ये कुतुबन की है, ये अवधी भाषा में लिखी गई है, ना कि ये ब्रजभाषा से संबंधित है। तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं आज का लास्ट प्रश्न है ये। न किस वर्ग की व्यंजन है? तो न जो है ये दंत वर्ण से संबंधित है और इस तरह के प्रश्न जो हैं टीआरई में बहुत ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना है इन प्रश्नों को ऐसे। चलिए अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ती हूँ कि इंदु पत्र का संपादन किस छायावादी कवि ने किया था? तो आई होप कि आप आंसर दें कमेंट में। और ये 4 ऑप्शन है, प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा, जो कि छायावादी 4 स्तंभ हैं, मूल हैं। तो इनमें से जो आपका सही ऑप्शन होगा वो ज़रूर से आप कमेंट में दीजिएगा और मुझे वेट रहेगा आपके जवाब का। तो चलिए देखते हैं कौन सही जवाब देते हैं। तो फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहें मेरे साथ। चलिए थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ।